हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल को करने से पहले बस एक छोटी सी बात जान लें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने ना सिर्फ एक क्षेत्र को बल्कि पूरे विश्व को जो है वो हिला दिया था, और तब से लेकर आज अभी जो नेपाल में हम जो रॉयट्स देख रहे हैं, तो मुद्दा 1789 से लेकर 2025 तक जो है वो बहुत ही कॉमन दिखेगा। कॉमन क्या है इसमें कि कॉमन ये है कि जो आम जनता का आक्रोश है एलीट क्लास के लिए, जो एक गैप है वो बहुत बहुत बड़ा गैप है। जो किसी भी रूप में जो एलीट क्लास में पहुंच गए हैं, वो कोई भी जो है वो एक पॉसिबिलिटी छोड़ते नहीं है। जो आम जनता, जो कॉमन है, जो मार्जिनलाइज हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने में, और फिर जो है वो एक दिन आक्रोश ऐसा फूटता है कि फिर वो दिल और दिमाग से निकल कर गलियों पे आ जाता है, और उसका हम एक विध्वंस रूप देखते हैं। नेपाल में भी ऐसा ही हो रहा है। चलिए पहले हम जान लें कि क्या रीज़न क्या है। अगर हम थोड़ा एक मोटा मोटी रूप में ज़रा रीज़न देखने की कोशिश करें अभी जो क्राइसिस है, तो कॉजेज़ ऑफ द करंट क्राइसिस, अभी जो क्राइसिस हो रही है उसके क्या रीज़न है। थोड़ा सा अगर इंग्लिश की बात करें तो क्राइसिस पे हमेशा अपनी नज़र जो है वो अलर्ट रखा करिए। IS पे अगर ख़त्म हुआ है तो सिंगुलर है, और अगर आप SES कर देते तो ये प्लूरल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आपके पास इंग्लिश में, जो बेसिस, एनालिसिस, थीसिस, जिनमें अगर हम SIS देखते हैं तो दैट इज सिंगुलर, और ES कर देते हैं तो प्लूरल। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्ब अगर लगाना हो तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। आगे देखें, युक्त डिसकंटेंट, असंतुष्टि, डिसकंटेंट इज असंतुष्टि। किस वजह से है? राइजिंग, बढ़ता हुआ, ये पार्टिसिपल यूज हुआ है। किसी भी नाउन के पहले जब भी हम कोई वर्ब ING का यूज करते हैं तो ऐसा होता हुआ, जैसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई आबादी, यहाँ पर हम कह रहे हैं राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी बढ़ता हुआ जो बेरोजगारी है, और स्टैग्नेंट, स्थिर, वेजेस यानी कि जो वेजेस हैं या जो दिहाड़ी है वो स्थिर है, आगे नहीं बढ़ रही है। हैव क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन, इससे लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। विद नियरली 1000 यंग पीपल, हजारों जो यंग लोग हैं, लीविंग द कंट्री ईच डे, वो देश छोड़ रहे हैं, वहाँ देश से छोड़ जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर हैं। दे सी प्रोटेस्ट एज देयर ओनली वॉइस, और अब अंत में ऐसा लगा कि प्रोटेस्ट ही जो है वो उनकी आखिरी आवाज़ है। वाइल सोशल मीडिया बैन्स आर व्यूड, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया बैन है आर व्यूड एज एन अटैक ऑन देयर फ्रीडम, कि वो जो है वो फ्रीडम पर अटैक है। गवर्नेंस डेफिसिट, जो प्रशासन में जो कमी है, शासन में करप्शन एंड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। हम अपने भारत में भी ये बहुत अच्छे से देखते हैं, बात करते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म की, बट अगर हम वैसे देखेंगे तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल एरेना में नहीं है, दो वी डोंट टॉक अबाउट it much. Dominate public life with even ex-prime ministers facing charges. जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उन पे भी आरोप हैं। फ्रिक्वेंट, निरंतर कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन कर लेते हैं। ब्रिंग पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, वो 2-3 जो है वो वहाँ पे हैं जो आपस में एक बार ये एक बार ये एक बार ये, और इसी तरह का एक उनका बस बना हुआ है कि उसी में वो बंदरबाट करते रहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस रिमेन लार्जली अनफुलफिल्ड, और जो संवैधानिक वादे हैं वो पूरे नहीं होते। डीपनिंग द ट्रस्ट गैप, जिसकी वजह से ये भरोसे में जो है वो दरार आ गई है। इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेस है। इनइक्वालिटी, असमानता, पॉवर्टी, गरीबी एंड क्लाइमेट शॉक, और मौसम का भी जो है वो शॉक लगता रहता है, जैसे फ्लड एंड लैंडस्लाइड बहुत ही कॉमन है वहाँ पर। ऐड टू पीपल्स हार्डशिप, और लोगों की जो तकलीफ़ें और उसको और बढ़ा देता है। क्रम्बलिंग, ढहता हुआ हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य और शिक्षा जो सिस्टम है
एकदम क्रम्बलिंग है, कंबाइंड विद द लाविश लाइफस्टाइल ऑफ एलीट। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आम जनता की हैं, लेकिन जो एलीट क्लास है वो लाइफस्टाइल बहुत शानदार जीता है। वाइडन रिसेंटमेंट, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये गुस्सा पनपा है। हेवी डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, जो लोगों की वहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो रेमिटेंसेस पे है। रेमिटेंस का मतलब होता है जो नेपाल से बाहर जो लोग भी काम करते हैं और अपने घर वालों को जो भी वो पैसा भेजते हैं, दैट इज रेमिटेंस। सस्टेन उसी पर वो निर्वाह करते हैं, बट वीकन द इकॉनमी, मगर वहाँ की जो इकॉनमी है वो तो वीक हो रही है। ऑथोरिटेरियन मेजर्स, और क्या क्या है वहाँ पर, क्या क्या तानाशाही है, तो बैन्स ऑन एप्स पे बैन, रिपीटेड कर्फ्यू, निरंतर कर्फ्यू एंड इमरजेंसी पावर, और जो इमरजेंसी पावर आपातकालीन स्थिति वाली, शो द स्टेट्स हार्ड हैंड, यानी कैसे जो सरकार है वो सख्ती से पेश आ रही है। द किलिंग ऑफ 19 प्रोटेस्टर एंड मीडिया क्रैकडाउन्स हैव वर्जन द पब्लिक एंगर एंड मिसट्रस्ट, और ये जो 19 प्रोटेस्टर को जो किल कर दिया गया यंग बच्चों को, और मीडिया पर जो क्रैकडाउन है, इन सभी चीज़ों से जो है स्थिति वहाँ की और बदतर हो गई है। और हम न्यूज़ में हम देख रहे हैं वहाँ के संसद को जलते हुए, नेताओं को दौड़ा कर वहाँ पर मार रहे हैं, और घरों पे उनके जो है वो पत्थरबाजी की जा रही है। गलत है, सही है, ये तो एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट इस स्थिति तक आने में या ले आने में कौन कौन जिम्मेदार है, ये बहुत ही जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर थोड़ा विचार करने की मुझे लगता है सभी देशों को ज़रूरत है। चलिए थोड़ा हम देखें कि हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड आज वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है निहिलिज्म। आज इज्म वाले 2 वर्ड आए हैं। इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा, आइडियोलॉजी। निहिलिज्म एक ऐसी विचारधारा जिसमें हर प्रकार के जो चीज़ें होती हैं उनको नकारा जाता है। एक मॉरल निहिलिज्म होता है जिसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता को नकारा जाता है। एक एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म होता है जिसमें किसी प्रकार के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को नकारा जाता है। दैट इज कॉल्ड निहिलिज्म, यानी कि किसी भी प्रकार के एग्जिस्टेंशियल या मॉरल चीज़ों को नकारना। अगर नकारेंगे तो क्या आएगी? अराजकता या स्केप्टिसिज्म, यानी कि संदेह भावना। अबेंडन, छोड़ देना, टू गिव अप, फॉरसेक या रिलिंक्विश, त्याग देना। मैस्करेड, दैट इज टू प्रिटेंड और डिस्गाइज, लगता तो है कुछ और कर रहे हैं लेकिन वो होता कुछ और है, दैट इज प्रिटेंड या कैमोफ्लेज। अपहेवल, पूरी तरह से उथल पुथल, वायलेंट डिस्टर्प्शन, पूरा एकदम उथल पुथल हो जाना। टर्मोइल या रिवोल्ट। एब्सोल्यूट, पता ही है, टोटल, विदाउट लिमिट, पूर्ण रूपेण, कुछ भी उसमें, कंप्लीट, अनरिस्ट्रिक्टेड। सोर, दैट इज टू राइज रैपिडली, उछाल आना। एस्केलेट या सर्ज एंड डिसइल्यूजनमेंट, दैट इज लॉस ऑफ फेथ और होप, किसी चीज से विश्वास उठ जाना। डिसएंचेंटमेंट और सिनिसिज्म। एंड स्टार्क, बहुत ही हार्श, सिवर, ब्लंट, ब्लीक, जो बहुत ही ब्लंट है, ब्लीक है, हार्श है, दैट इज कॉल्ड स्टार्क रियलिटी। स्टार्क, बहुत ही रूखा, कड़ा। अब जरा हम देखें कि आज हमारे पास आर्टिकल में क्या क्या है। लेट्स सी द आर्टिकल। थोड़ा हम आर्टिकल देखें। वैसे तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ ही रहा है तो हमें आइडिया है ही, बट थोड़ा सा देखते हैं। दैट इज़ कि नेपाल में जो हो रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो हम अपनी इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी। दैट इज हेडलाइन इज जनरेशनल रेज, जो पीढ़ी का जो गुस्सा है। अभी हम इसमें जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसमें जेनजीज की बात की जा रही है, यानी कि जो अभी 97 से लेकर 2012, यानी कि जो अभी यंग एज में है, उनका जो है वो गुस्सा, रेज इज गुस्सा। वॉयलेंट निहिलिज्म, नकारना, किसी भी
चीज को फॉलोइंग क्रैकडाउन किसके बाद आया है, जो टूट पड़े थे, थ्रेटन्स डेमोक्रेसी इन नेपाल, जो एक भय है कि डेमोक्रेसी जो है वो नेपाल में उसको खतरा है। द अपहेवल, जो पूरी तरह से चीज़ें एकदम टर्मोइल उलट पुलट हो गई हैं, दैट स्वेप्ट नेपाल, जिसने नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया है। ऑन ट्यूसडे को विद प्रोटेस्टर टॉर्चिंग पार्लियामेंट, जब जो प्रोटेस्टर हैं वो टॉर्च आगजनी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आग लगा दी है। द सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल रेजिडेंस, जो नेताओं के घर हैं, एंड मीडिया ऑफिसर्स वाइल रिलीजिंग प्रिजनर, और जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर रहे हैं, कैन नॉट बी डिसमिस, इसको जो है डिसमिस नहीं, नकारा नहीं जा सकता एज अ नेचुरल रिएक्शन, कि ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है टू द प्रीवियस डेज क्रैकडाउन, जो एक दिन पहले जो क्रैकडाउन हुआ था, दैट किल्ड 19 यंग, जिसमें मारे गए थे 19 जो है वो यंग डेमोन्स्ट्रेटर, प्रदर्शनकारी। दीज एक्शन, ये जो एक्शंस हैं फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज रेजिग्नेशन, जो केपी ओली के रेजिग्नेशन फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज रेजिग्नेशन, रिवील, ये दर्शाता है अ वायलेंट निहिलिज्म दैट थ्रेटन्स, जो दर्शाता है एक बहुत ही उग्र निहिलिज्म, यानी हर चीज को नकार देना। थ्रेटन टू अनडू नेपाल्स, जो वो उधेड़ कर रख देगा नेपाल के हार्ड वॉन डेमोक्रेटिक गेन। नेपाल ने जो बहुत जो एक मुश्किल से बड़ी मेहनत करके जो उसने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक गेन किया, ऐसा लगता है कि ये जो वायलेंट निहिलिज्म है वो शायद इसको अनडू कर देगा। द जेंजी प्रोटेस्ट, जो ये जेंजी का जो प्रोटेस्ट है, वर बॉर्न आउट ऑफ, ये किस चीज से उगा है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन से उगा है। किस चीज के फ्रस्ट्रेशन से, विद नेपाल्स क्रोनिक, जो निरंतर, क्रोनिक मीन्स निरंतर, पॉलिटिकल डिसफंक्शन, जो वहां पर निरंतर राजनीति जो है वो जो कोई भी काम नहीं कर रही है, डिसफंक्शन स्टेज में है, उससे लेकर जो ये जंजी हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आए हैं और उसी से ये बॉर्न आउट हुआ है। लेस देन 2 decades आफ्टर, 2 दशक भी नहीं हुए हैं, आफ्टर द ट्रिम्फेंट जन आंदोलन 2, जब एक बहुत ही ट्रिम्फेंट, एकदम विजय वाला जन आंदोलन 2 ऑफ 2005 ओवरथ्रू, जिसने हटा दिया था एब्सोल्यूट मोनार्की, जो वहां पर पूर्ण रूप से जो राजशाही था, मोनार्की, राजशाही, उसको हटा दिया था और जन आंदोलन 2 शुरू हुआ था। 2 दशक भी नहीं हुए। एंड प्रॉमिस्ड नया नेपाल, और प्रॉमिस किया था एक नए नेपाल का। द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हैज डिलीवर्ड ओनली इंस्टेबिलिटी, लेकिन ये जो पॉलिटिकल जो ये नया आंदोलन हुआ और ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट आए, इन्होंने सिर्फ दिया लोगों को अस्थिरता एंड सेल्फ सर्विंग गवर्नेंस, यानी कि सिर्फ खुद को जो है वो अपने आप की ही सेवा की, लोगों की नहीं, जो हर जगह के नेता करते हैं, स्वयं की सेवा करते हैं। सिंस द 90s नेपाल हैज साइकिल्ड थ्रू, जो नेपाल में 1990 के बाद जो साइकिल्ड रहा है थ्रू 13 हेड्स, यानी कि जो 13 वहां पर हेड रहे हैं ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस 30 टेन्योर, 30 जो एक कार्यकाल रहा है उसमें 13 लोग जो है वो हेड पर रहे हैं। द लीडर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम नेपाली कांग्रेस, CPN UML एंड CPN माओइस्ट सेंटर हैव प्रायोरिटाइज अनएथिकल, ये जो पार्टीज हैं इन्होंने अनएथिकल अलायंसेस जो है वो अनएथिकल गठबंधन किए ओवर इलेक्टोरल मैंडेट, लोगों ने जिनको चुना उसको जो है दरकिनार करके अपने अपने हिसाब से जो है वो गठबंधन किए। लीडर्स सच एज केपी ओली एंड शेर बहादुर देउवा showed little inclination in supporting जन आंदोलन 2, और जो ये केपी ओली हैं और जो ये शेर बहादुर देउवा, इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि जन आंदोलन 2 को सपोर्ट करने में एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसेस, और ना ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको इन द 2000। वाइल माओइस्ट लीडर पुष्प कमल दाहाल, जबकि ये जो माओइस्ट
लीडर हैं पुष्प कमल दहाल, हैज प्रायोरिटाइज स्टेइंग इन पावर। इन्होंने जो है प्राथमिकता दी कि किसी भी तरह ये पावर में ही बने रहें। द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हुआ, आर स्टार्क, बहुत ही हार्श। द इकोनॉमी बैंक्स ऑन रेमिटेंस, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है वो पूरा बैंक ऑन डिपेंड ऑन रेमिटेंस जो बाहर से लोग कमाकर वहाँ पर भेजते हैं। लीडिंग टू सिग्निफिकेंट यूथ आउट माइग्रेशन, जो जिसकी वजह से जो है लीडिंग टू बहुत सिग्निफिकेंट, काफ़ी मात्रा में यूथ जो वहाँ के यंग लोग हैं आउट माइग्रेशन, वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। सोरिंग, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड फेलियर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ कंट्री दैट द यूएन कॉल लीस्ट डेवलप, और असफल रहा है डाइवर्सिफाई करने में जो जिसको यूएन ने भी जिसको कहा लीस्ट डेवलप। जो नेता आए उन्होंने स्वयं सेवा पर ध्यान दिया और उसका परिणाम ये है कि जो वहाँ की इकॉनमी है वो डिपेंड करती है जो बाहर से लोग वहाँ का कमा कर भेजते हैं। माइग्रेशन, वहाँ पर यूथ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और यूएन उस देश को कहा है यूएन ने लीस्ट डेवलप। द डिसइल्यूजनमेंट, ये जो लोगों का जो एक जिसे कहते हैं कि डिसइल्यूजन, किसी चीज़ से मन हट जाना, रिजल्टिंग फ्रॉम, किस चीज़ से आया है, एन एंटायर जनरेशन ग्रोइंग अप, एक पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो बढ़ी है अब वॉचिंग, देखते हुए इट्स कंट्री, अपने देश को, कंट्रीज पोटेंशियल स्क्वांडर, जिसको जो स्क्वांडर यानी कि टाइम और वो मनी वेस्ट करते हुए, हैज़ नाउ बर्थ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस, अब हैज़ नाउ बर्थ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस, और अब नए पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो जन्म ले रहे हैं। दे इंक्लूड द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एंड इंडिपेंडेंट सच एज, और अब कौन सी नई पार्टीज आ रही हैं जिसमें शामिल हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एंड इंडिपेंडेंट, और कुछ निर्दलीय इंडिपेंडेंट पार्टी हैं सच एज, जैसे कि काठमांडू मेयर बालन शाह, रिफ्लेक्टिंग अ जेन्युइन पब्लिक। और इससे क्या पता चलता है, जो नई नई पार्टी आ रही है इससे क्या पता चलता है, इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों का वाकई में वास्तव में बहुत ही जेन्युइन हंगर है फॉर ऑल्टरनेटिव विकल्प के। भाई नई पार्टीज आ रही हैं, इसका मतलब पुरानी पार्टी से लोगों की असंतुष्टि है। However, हालांकि some positions assumed by these new voices raise concern, जो कुछ पोजीशन है उससे उसको लेकर भी कुछ चिंताएं जो हैं। मिस्टर शाह कॉल टू डिसॉल्व द इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो मिस्टर शाह हैं वो इलेक्टेड पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, रादर दैन फॉर अ केयर टेकर गवर्नमेंट, बजाय कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आए। लीडिंग टू इलेक्शंस, और जिससे इलेक्शन हो, सजेस्ट ईदर डेमोक्रेटिक इमेच्योरिटी और मोर डेंजरसली, इससे ये पता चलता है कि या तो लोकतंत्र में ये भी इमेच्योर हैं, या मोर डेंजरसली और इससे भी खतरनाक जो है वो विलिंगनेस टू अबेंडन डेमोक्रेटिक नॉर्म, या फिर एक और चीज़ भी हो सकती है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है उसी से ये, यानी कि जो लोकतंत्र है उसको ही, उसके नॉर्म्स को से ही ये शायद उसी को त्याग रहे हैं। बांग्लादेशी रिसेंट, बांग्लादेश में जो हमने हाल ही में अपहेवल वहाँ पर जो देखा, वहाँ पर भी जो हुआ है, विच लेड टू डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, जहाँ पर जिसमें बांग्लादेश में भी देखा हमने कि लोकतंत्र जो है वो बैक स्लाइडिंग यानी खत्म हो रहा है, पीछे आ रहा है। ऑफर्स अ कॉशनरी टेल, ये एक सतर्कता पूर्ण वाली कहानी कहता है। नेपाल मस्ट नॉट मिस्टेक, नेपाल को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन, कि वो जो डिस्ट्रक्ट विद्वान जो है वो बर्बाद करे स्टेट को या सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन को, टू बी डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, कि डेमोक्रेसी को हम रिन्यू कर रहे हैं। इस चीज़ को इस गलत फहमी में ना पड़े। द क्राइसिस डिमांड्स स्टेबलाइजेशन, अभी जो वहाँ पर प्रॉब्लम है वो डिमांड करती है स्थिरता एंड लॉन्ग टर्म, और एक लंबे टाइम तक चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक संवैधानिक सुधार, दैट फुलफिल द प्रोमिसेस, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो वहाँ के किए गए वादों को
जो है वो पूरा करें। कौन से वादे? मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसेस, जो पूरे के पूरे संवैधानिक असेंबली प्रोसेस में किए जाते हैं। यानी कि जो अभी जो वहाँ पर क्राइसिस है वो डिमांड कर रही है एक स्थिरता को, बट विच वर डाइल्यूटेड बाय द टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज रिटन। वो ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोमिसेस जो पूरे होने चाहिए थे बट जिनको डाइल्यूट कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, जब तक लिखा गया। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद डायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो लाया जाए विद डायरेक्ट इलेक्शन एंड अकाउंटेबल, जवाबदेह टू एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और एक वो जवाबदेह हो। इलेक्टेड पार्लियामेंट कुड ब्रेक वही तोड़ सकता है, कुड ब्रेक द साइकिल, ये जो पूरा का पूरा एक कुचक्र चला है ऑफ इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का। बट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन ये जो संवैधानिक रिफॉर्म है, मीन नथिंग विदाउट इमीडिएट पीस, वो तब तक नहीं आएगा जब तक तुरंत शांति बहाल ना होती हो। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तभी होगा जब ये यहाँ पर तुरंत शांति ले आई जाए। द नेपाली आर्मी मस्ट स्टेप फॉरवर्ड टू क्रिएट स्पेस फॉर, जो नेपाल की आर्मी है उसको तुरंत इसमें आगे बढ़ना चाहिए, बनाने के लिए एक जगह फॉर सिविलियन डेमोक्रेटिक एक्टर्स, जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में बिलीव करने वाले जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, जो उसमें काम करेंगे। टू रीअसर्ट कंट्रोल एंड चार्ट रिफॉर्म, जो फिर से दोबारा से बहाल करें कंट्रोल और रिफॉर्म के लिए लिस्ट बनाए, चार्ट बनाए। द ऑल्टरनेटिव, जो विकल्प है, अलाउइंग वायलेंट निहिलिज्म, अदरवाइज जो विकल्प है कि इसको अलाउ कर दें, निहिलिज्म जो किसी भी चीज़ को नकार रहे हैं, किसी भी प्रकार के मॉरल चीज़ों को, टू मैस्करेड, ताकि प्रिटेंड होता रहे एज डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, की डेमोक्रेसी को नया रूप दिया जा रहा है। रिस्क, इससे खतरा है, डिस्ट्रॉइंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ, जो फाउंडेशन है अपॉन, यही जो एक फाउंडेशन है विच एनी नया नेपाल मस्ट बी बिल्ट, डिस्ट्रॉइंग द वेरी फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे कि एक नया नेपाल मस्ट बी बिल्ट बन सकता है। या तो पार्लियामेंट्री अभी जो है सुझाव दिया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आया जाए डायरेक्ट इलेक्शन से, ताकि इलेक्शन हो पाए। अदरवाइज ये जो डेमोक्रेटिक रिन्यूअल के नाम पर जो ये विध्वंस हो रहा है वहाँ पर, वो फिर जो नया नेपाल बनने की जो संभावना है उसको वो खतरे में डाल देगा। ज़रा हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बाय पॉइंटिंग टू नेपाल्स डिपेंडेंस, इस चीज़ पर पॉइंट करके कि नेपाल का डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, द ऑथर इंटेंड कि रेमिटेंस पर नेपाल की डिपेंडेंसी है। ऑथर क्या कहना चाहते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज़ क्वेश्चन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, तो ये तो गया। द इकोनॉमी इज फ्रेजाइल ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑन एक्सटर्नल इनकम, ये हो सकता है। यूथ माइग्रेशन रिफ्लेक्ट ग्लोबलाइजेशन, नो, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं है इसलिए जा रहे हैं। नेपाल्स ग्रोथ मॉडल हैज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड डायस्पोरा, नो, आंसर शुड बी बी, कि इकॉनमी इतनी कमज़ोर हो गई है। फ्रेजाइल किस वजह से? क्योंकि जो अति निर्भरता है जो बाहर से पैसा कमा कर लोग भेजते हैं उस पर। द फ्रेज वॉलेंट निहिलिज्म मैस्करेडिंग, ये जो उग्र जो है नकारना है, ये प्रिटेंड कर रहा है एज डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, की नई लोकतंत्र के को लाने की। इम्प्लाइज दैट, इससे क्या अर्थ निकलता है कि प्रोटेस्ट प्रिटेंड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बट एक्चुअली इरोडेड। यस, जो प्रोटेस्ट को लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो तो उसको इरोड यानी धीरे धीरे खुरच कर ख़त्म कर रहे हैं।
destruction is necessary for creating a fresh democratic order. No, Nepalese youth are only following global protest pattern. ऐसा कुछ नहीं है आर्टिकल में. Violence is an unavoidable tool in revolutionary politics. आर्टिकल में ऐसा नहीं कहा गया था. The central warning of the article is that main जो वार्निंग है वो क्या है? विदाउट अर्जेंट रिफॉर्म नेपाल में रिग्रेस इनटू मोनार्की. अगर तुरंत अर्जेंट रिफॉर्म नहीं लाए गए तो नेपाल जो है वो मोनार्की फिर से राजशाही में जाएगा. या यूथ लेड मूवमेंट ऑलवेज लीड टू डेंजरस इंस्टेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है. नेपाल्स प्रॉब्लम स्टेम मेनली फ्रॉम इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नॉट पॉलिटिक्स. नो, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी मिक्सचर है. और डी, वायलेंट प्रोटेस्ट रिस्क डिस्ट्रॉइंग द फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन. यस, आंसर शुड बी डी कि ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है ये डिस्ट्रॉय कर देगा जो ऑलरेडी वहाँ पर डेमोक्रेटिक फाउंडेशन बहुत फ्रेजाइल है, वो उसको और कमज़ोर कर देगा. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम और स्पेशली सिविल सर्विसेज, या आपको थोड़ा कोई भी एग्ज़ाम देना, आपको थोड़ा सोचना है, तो इस पे बहुत ही गहरा सोचा जा सकता है कि दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर कि इस तरह के आक्रोश, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, उसके मूलभूत जो है, अगर हम बात करें 1789 से लेकर अभी तक, वो मूलभूत चीज़ें सेम क्या हैं और क्यों हैं. एंड नंबर 2 कि डेमोक्रेसी ही सबसे जो है वो एक सही तरीका है अगर हम मानव समाज में एक शासन की बात करें तो. why democracy is very important. So you should read about both the topics और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.